आप जबरदस्ती प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना रहे हो। मोदी साहब चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बने, अब मीडिया मीडिया पूरे उनके धुमचल्लू बन के घूम रहे हैं। ना जी, हम तो ना बहरूपिया है, ना हमारी आदत है कि हमारी कैरेक्टर जो है अपने कपड़ों से बदलती रहती। बिहार के अंदर जो हुआ था वो नरसंहार, जो मुसलमानों की कत्लेआम हुई थी, हजारों की तादाद में जो जिनके मौतें हुई थी, उसके बाद कई सारे लोग भाजपा को छोड़ दिए थे एनडीए में से। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे सवाल ममता बनर्जी ने उठा दिया और फिलहाल हमारे साथ है पॉलिट ब्यूरो मेंबर सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी साहब। तो लगता है आपको कि असदुद्दीन ओवैसी एक पावरफुल पॉलिटिशियन है? नहीं, पावरफुल हो या ना हो, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका है जिसके चलते हुए वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उसके उस तरीके के पॉलिटिक्स के हमारे मतलब कई सारी जगह पर जो है, जैसे मैं कह रहा था, बहुत ताल्लुकात तो रही है उनसे, खानदान से और उनसे भी पर्सनली। तो कई सारी चीज़ों है, सेकुलर सवाल हो, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल हो, उन सवालों के अंदर हमारी मतलब एकदम वही समझ है। लेकिन वो फिर बाद में वो फिर एक्सक्लूसिव माइनॉरिटीज़म पर जब आ जाती, तब जो है ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए वो अपनी राजनीति करें, अपनी पॉलिटिक्स करें, हम अपनी जगह पे हैं, और उनके साथ जो जो भी जब अगर टकराव की परिस्थिति आएगी तो आएगी, मतलब वो तो रहेगा ही। क्या लगता है कि कांग्रेस के आपके साथ जो गठबंधन है वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? क्योंकि 70 सीट जब बिहार में उनको मिला तो 19 सीट जीते, माले की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो कांग्रेस का आना आपके लिए फायदेमंद है या ऐसा ना हो कि वो आपकी लुटिया डुबाने में सबसे बड़ा रोल अदा कर दे? अब देखिए, कांग्रेस तो उस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। आप भी तो ये सवाल को इशारा दिया आपने, हाँ, कि पिछले बार हमें कम सीट मिली, कांग्रेस को ज्यादा मिला, क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारी वोट हमने ट्रांसफर किया उधर। वो कैडर पे पिछली बार जब जब समझौते के आधार पर लड़ रहे थे, समझौते के आधार पर लड़ रहे थे तो देना ही है ना, मतलब। लेकिन उनके अंदर वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनकी एक फॉलोइंग है, कैडर बेस तो है ही नहीं, वो तो दिक्कत है। अब ये बिहार के अंदर जो हुआ, इससे पहले यूपी के अंदर हुआ, 112 सीट लड़े थे, जीते 7, बिहार में 70 लड़े, जीते 19 उठ गया कि कांग्रेस को शामिल करना और सरकार को गिरा लेना। नहीं, ऐसी बात नहीं। सवाल यह है कि आवाम के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये विश्वास पैदा करना है कि सब सेक्युलर ताकतें जुटे हुए हैं। ये बहुत बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है कि सेक्युलर ताकतों के बीच में बंटवारे के चलते हुए वो वोट डिवीजन का ही फायदा बीजेपी उठाते आ रही है। 37% वोट से आज राज कर रही है भारत, हिंदुस्तान। 37%। अब 50% के आसपास कहीं पहुंचे ही नहीं, लेकिन वो है उनके पास 3/4 मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है लोकसभा में। अब ये क्यों है? क्योंकि जो नॉन बीजेपी वोट है उसके अंदर डिवीजन की वजह से अब ये हालत हुई है। अब ये यहाँ पर जितनी भी ताकत है, जितने भी ये पार्टियों के, वो सब अगर इकट्ठा होंगे सेक्युलर मकसद से, अपने देश के अंदर जमहूरियत को बचाने के लिए, हमारे देश के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, अगर वो सब एकजुट होकर एक ही आवाज निकालते हैं, इसका बहुत बड़ा अहमियत है कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हमारे मुल्क की हिफाजत में, इस जमहूरियत की हिफाजत में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के हिफाजत में खड़े हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि सबसे सीधा हमला हो रहा है इसी पे, फिरका परस्ती ताकतों की तरफ से। सवाल ये है, मैं चाह भी रहा था कि आपकी आइडियोलॉजी, सीपीआईएम, कांग्रेस और ममता बनर्जी, ये तीनों आइडियोलॉजी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अलग नहीं है, मगर बीजेपी की आइडियोलॉजी एकदम अल्ट्रा अलग है, एकदम अलग है। तो नहीं लगता है कि इनडायरेक्टली तौर पर ममता बनर्जी को ही सरकार में लाना चाहिए, और मान लीजिए कि जब बीजेपी बंगाल से हट जाए तो फिर आप आपस में लड़ सकते हैं? चलिए, वकालत अगर कर ही रहे हो तो उनकी, तो मैं ये भी आप सवाल का जवाब दे दे। पिछले पिछले 10-15 सालों में कितने बार बीजेपी के साथ गई ममता बनर्जी, बताइए? क्यों नहीं गए? अब वो मंत्री रही। बिहार के अंदर जो हुआ था वो नरसंहार, जो मुसलमानों की कत्लेआम हुई थी,
हजारों की तादाद में जो जिनके मौतें हुई थी, उसके बाद कई सारे लोग भाजपा को छोड़ दिए थे एनडीए में से। उस समय पहले छोड़ चुके ममता बनर्जी फिर वापस गए एनडीए में, फिर मंत्री बनी वाजपेयी सरकार के साथ। हाँ, और फिर वो वापस मतलब यहाँ पर बीजेपी के साथ समझौता करके उनको ले आए बंगाल में, उनको आमंत्रण किया, उनके साथ अलायंस रही, उनके साथ जॉइंट मतलब यहाँ पे कैंपेनिंग और गवर्नमेंटें बनी। तो ये सब उनका उनका हिस्ट्री है ना भाई। तो यही तो कह रहा हूं, कौन है जिसके ट्रैक रिकॉर्ड है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ते आ रहे। अब इसके अंदर अगर किसी के ऊपर आप उंगली ना उठाए, बेशक मतलब आप हाथ दिखाए, तो वो है ये लाल झंडा और वामपंथी ताकत है। अच्छा सर, ये क्या जानना चाहेंगे कि जैसे आप अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट कांग्रेस सरकार में आती है, मान लेते हैं, चांसेस लग रहे हैं कम है मगर मान लेते हैं आते हैं, तो आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन हो? देखिए, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं कि चांसेस कम भी है, तो शायद अगर आ गए तो नाराज मत होना आप। अगर हम आ भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री जो होगा भाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है अपना। आप जबरदस्ती प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना रहे हो। मोदी साहब चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बने, अब मीडिया पूरे उनके धुमचल्लू बन के घूम रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि देवगौड़ा बनेंगे प्रधानमंत्री देश के? कभी सोचे आई के गुजराल बनेंगे? कभी सोचे डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे? उससे नहीं। तो अब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है, जो सबसे ज्यादा सीट जिनके होते हैं, जिनके सरकार होती है या जिनके सरकार की नेतृत्व करती है गठबंधन में, वो तय करते हैं कि वो प्रधानमंत्री कौन रहेंगे। पहले से जनता थोड़ी तय करेगी प्रधानमंत्री कौन है। जनता वोट डालती है अपने एमपी के लिए, जनता वोट डालती है अपने एमएलए के लिए, और एमएलए जो जीत के आता है उसकी संख्या पे निर्भर करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री हम घोषित कर दे और आवाम जो है उस मुख्यमंत्री को हरा दे, तो क्या आप राजनीति से इस्तीफा ले लोगे? नहीं, आप नहीं, मतलब जो लोग ये बातें करते हैं, अगर तो हमने फर्ज करो कि हमने ऐलान कर दिया आप हो गए हमारे मुख्यमंत्री, नहीं, और आपको आवाम ने मतलब हरा दिया, क्या होगा भाई? तो सिस्टम नहीं, ये सिस्टम क्यों समझिए आप। सिस्टम में ये है कि किसके पास मेजॉरिटी आएगी एमएलए की, वो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तब उन पार्टियों में से चुने हुए एमएलए में से वो पार्टी डिसाइड करेगी। ममता बनर्जी को पिछले 10 सालों में देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि राजीव बनर्जी और जो दो चार बड़े नाम थे, शोविंदो वगैरह, वो टीएमसी छोड़ के गए तो दीदी कमजोर पड़ गई होंगी कहीं पर? मेरे ख्याल से ये लोग टीएमसी को बहुत पहले छोड़ चुके थे, लेकिन टीएमसी के अंदर ही रह के उल्टा काम कर रहे थे। और अब समय आया जब बीजेपी ने कहा छोड़ो और आ जाओ जो अपने घर वापसी, तो वो घर वापसी हो गए। वरना वो वहीं पर बैठ के वो अपना जो भी करना था वो करते रहे। और पिछले 10 सालों के अंदर जो भी काम अगर कमजोर हुई है ममता बनर्जी, उनके ऊपर गुस्सा है आवाम के अंदर आज बंगाल में, तो वो इस वजह से नहीं कि उनके नेता लोग जा रहे हैं बीजेपी, वो इस वजह से है कि पिछले 10 साल में जो लूटपाट जो मची है बंगाल में, इस वजह से हो रहा है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर जो जनवादी अधिकारों पे हमला, जो भी उनके विरोधी है उनके ऊपर कातलाने हमले, और ऐसी हालत में अब ये बताइए, आज आप ब्रिगेड देख चुके हैं। अब ऐसे ब्रिगेड के अंदर आज के दिन मैं दावा कर रहा हूं आपको होंगे कई सौ ऐसे पति पत्नी होंगे या हस्बैंड वाइफ, जो पहली बार वो तय करते हैं आज ब्रिगेड के लिए जब आओगे तुम तो फलाना पेड़ के नीचे मिलेंगे, क्योंकि आदमी अपने घर वापस नहीं जा सकता, जाएगा तो उसके ऊपर कत्ले हमले होंगे। तो अब ये हालत आपने पिछले 10 सालों के अंदर जो कर बैठे, 40,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपने घर नहीं वापस जा पा रहे, 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके अंदर गलत
केस लगाकर उनको जो है परेशान किया जा रहा है। तकरीबन 300 के करीब हमारे कॉमरेडों की शहादत हुई। अब इससे इस तरीके की दमन से, इस तरीके की परेशानियों से लोग जो है मुक्ति चाहते हैं। उनके कमजोर होने के कारण ये सब, और फिर लूट जो मची हुई है, शारदा हो, नारदा हो, ये हो, वो हो। अब ये सब मिला के कितने करोड़ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना शारदा चिट फंड, नारदा चिट फंड में जमा किया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आवाज कब उठा? हाँ? कौन आज उठाए? तो हम तो पूरे समय तो अभी तो उठाते रहे उसकी, और आज भी उठाया मैंने खुद उठाया स्वयं, बाकी लोग भी उठाए। अब ये बताइए कि सीबीआई जो है इतनी जल्दबाजी के साथ कई लोग उनके पीछे पड़ जाती है भाजपा के मतलब सरकार के चलते हुए। हाँ? आज इनके खिलाफ क्यों नहीं वो कैसे आगे बढ़ रहे, क्यों बंद पड़े हैं वो? वही तो हो, यही तो बात मैं पहले बता रहा हूँ, वही बात मैं कहा तो कई लोग नाराज हुए। अगर चुनाव के बाद भी त्रिशंकु अगर असेंबली आएगी, हंग असेंबली, तब लोग हमसे पूछते हैं क्या करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए, क्या ममता को सपोर्ट करोगे? तो मैं बोला भाई गलत लोगों से पूछ रहे हो आप, ममता जी से जाके पूछो कि फिर दोबारा जैसे पहले जा चुकी थी बीजेपी के साथ, क्या इस बार अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? क्यों नहीं हो सकता? पिछले बार आपने सोचा कि होगा, क्यों नहीं रहा? पिछले बार तो पूरा गुजरात का कांड हुआ, उसके बाद नहीं रहा। अरे उसी के बाद तो गई वो, 2 महीने बाद उसके बाद तो गई। अगर 148 का आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का, ममता बनर्जी का 10, 20, 25, 50 कम हो जाता है, तो क्या सीपीआईएम कांग्रेस समर्थन कर देगी? हमारी जरूरत नहीं होगी, भाजपा ममता के बीच में वो हो जाएगा। तो सियासत लड़ाई खत्म हो गई ना, क्यों इतने प्रचार प्रसार किए जा? यही तो है, सियासत की लड़ाई भी तो कभी कभी आपको और हमको खिलौना बनाने के लिए लड़ते हैं। उनकी दिलचस्पी है, क्योंकि आखिर लूट के बांट कर अगर जीना ही है न है तो वो कर ही रहे हैं वो। एक आखिरी सवाल ये है सर कि इल्जाम है सीपीआईएम के ऊपर कि 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी यहाँ पर दोस्त थी, उससे 18 पर चली गई। जहां जहां से वो जीते वहां वहां आपका कैडर बेचता, आपके वोट शेयर वहां पे कम हुए हैं। तो इस इल्जाम के साथ लगातार सियासत हो रही है, और इस बार भी ये कई सारे लोगों के मन में ये चीजें चल रही है कि सीपीआईएम शायद इस बार भी बीजेपी को शायद वोट करते हैं। ये सीपीएम ने वोट नहीं किया बीजेपी, जो लोग वोट डालते थे वो उनमें से कई बड़ी तादाद जो है बीजेपी को वोट डाला लोकसभा चुनाव में। और डाला क्यों? वही मैं अभी जो बता रहा था, जो परेशानियां हैं तृणमूल कांग्रेस से, कि तृणमूल कांग्रेस को के खिलाफ जो गुस्सा है, नाराजगी, जिसको अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए उनको हराने अगर है तो कौन है हरा सकता है? लगातार 2018 के लोकसभा चुनाव थे, उसके बाद जो है कहा जा रहा था कि बीजेपी को वोट जो है सीपीआईएम ने करवाए। सीपीआईएम ने महसूस किया कि वो दीदी से अकेले लड़ नहीं सकती, इसीलिए वो जो है कांग्रेस को, सीपीएम को ने कहा कि बीजेपी को वोट किया जाए। ये गलत है। सीपीएम ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट डाला जाए, लेकिन ये फैक्ट है कि कई सारे लोग जो सीपीएम को वोट डालते रहे हैं, वो लोग जो है तृणमूल को हराने के लिए वो समझे कि एक ही विकल्प है, वो है भाजपा, और उसके लिए वोट डाला। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, और कांग्रेस और लेफ्ट अगर साथ रहती तो वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर सकती थी। अब क्योंकि वो बिखर गया, एक ही ऑल्टरनेटिव लोगों को नजर आया जो तृणमूल कांग्रेस को दरकिनार कर सकती है, वो है बीजेपी। तो इसलिए वो बाइनरी आ गई, सीएम वर्सेस पीएम। हाँ, और उस तरीके से वो बाइनरी आ गई। तो यही था कि ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा जो है, उनको हराने के लिए वो तब उस समय सोचा था वो है, लेकिन इस बार वो विकल्प है। आप लोग विकल्प है। ये बिल्कुल आज
आज जो संयुक्त मोर्चा है, जिसकी आज जो रैली जो हुई थी, वो है ऑल्टरनेटिव, जो लोकसभा चुनाव के अंदर उस तरीके से नहीं आ पाई सामने। लोकसभा में देखा था कि आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, आज भी बंगाल आए हैं तो उसी तरह का आप कपड़ा पहने हुए। मोदी जी बंगाल आए हैं तो अभी रविंद्रनाथ ठाकुर का अवतार में नजर आ रहे, तो आपका नया अवतार, आप किसका अवतार में आएंगे या जो अवतार है उसी में? ना जी, हम तो ना बहरूपिया है, ना हमारी आदत है कि हमारी कैरेक्टर जो है अपने कपड़ों से बदलती रहती। अगर बंगाल में आ गए तो गुरुदेव के शक्ल में आने की कोशिश करें, तमिलनाडु में चले गए तो तिरुवल्लुवर के जैसे चले जाएं। अब ये बहुरूपिया, ये नाटकबाजी हम जो है जन सेवा के लिए आए हैं, हम जो है ये बहुरूपियापन और ये नाटकबाजी नहीं। और हम जो है पूरी जिंदगी हमारी जो है वो डेडिकेटेड है कि एक हमारी समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को एक बेहतर बनाए, और जो हमारी बुनियाद है हमारी मुल्क का, हमारी जमहूरियत की, इस बुनियाद को, उसकी ना सिर्फ हिफाजत, उसे और मजबूत करें। इसके लिए कपड़े जो भी पहने आप, नंगे बेशक ना रहें, लेकिन कपड़े जो भी पहने आप, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस मकसद को पूरा करने के लिए। धन्यवाद। बंगाल चुनाव पर बातचीत हो रही है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी सर थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बंगाल चुनाव को लेकर बहुत तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियों के संपर्क में है और रैलियां पश्चिम बंगाल में करेंगे। वैसे देखना यह है कि जनता इस बार किसके साथ है, और सीपीआईएम और कांग्रेस के गठजोड़ को हमारी तरफ से बहुत सारी नेक्स्ट शुभकामनाएं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। देखते हैं कि जनता जनार्दन है किसके पक्ष में जाती है, किसके साथ खड़ी होती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।